राजा विक्रम के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उनका राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। उनकी रानी, जिनका नाम हेमा था, बहुत ही दयालु स्वभाव की थी। वह कभी भी अपनी नौकरानी को नौकरानी नहीं समझती थी, बल्कि उसे अपने परिवार का ही एक सदस्य मानती थी। राजा विक्रम भी अपनी बूढ़ी नौकरानी राधा से कोई भी बात नहीं छुपाते थे। वह अपने मन की सारी बातें उससे साझा कर लेते थे। बेटा, पिछले कुछ दिनों से तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। क्या बात है? तुम मुझसे कोई बात क्यों छुपा रहे हो? राधा माँ, मेरी शादी को इतने साल हो गए हैं, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं हुई। मेरे पास इतनी धन संपत्ति है, इतना बड़ा राज्य है। अगर मेरी कोई संतान नहीं हुई तो हमारे इस धन और राज्य का क्या होगा? मेरे बाद इसे कौन संभालेगा? मेरी उम्र भी बढ़ रही है। अगर मेरा कोई बेटा होता तो मेरा हर काम संभाल लेता और मैं भी चिंता से मुक्त हो जाता। बेटा, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ, लेकिन ईश्वर की मर्जी के आगे आज तक किसकी चली है? भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। अगर भगवान ने चाहा तो तुम्हारी गोद में भी एक फूल सा बच्चा खेलेगा। कुछ समय बाद बूढ़ी राधा ने राजा विक्रम को एक खुशखबरी सुनाई। बेटा, बधाई हो, रानी हेमा माँ बनने वाली हैं। राजा बहुत खुश हुए और भगवान का शुक्रिया अदा किया। सभी लोग इस आने वाली संतान का बेसब्री से इंतजार करने लगे। कुछ महीनों के बाद रानी हेमा ने एक बहुत ही सुंदर बच्ची को जन्म दिया, लेकिन बच्ची के जन्म लेते ही रानी का देहांत हो गया। पत्नी की मौत से राजा गहरे दुख में डूब गए। उन्हें लगा जैसे उनकी जिंदगी में अंधेरा छा गया हो। लोगों के घर में बेटी पैदा होती है तो वह घर की लक्ष्मी बनती है, लेकिन मेरे घर में तो यह बच्ची मुसीबत बनकर आई है। यह तो मेरे लिए मनहूस है। इस मनहूस के पैदा होते ही मेरी पत्नी इस दुनिया से चली गई। अगर इसका जन्म न हुआ होता तो आज मेरी पत्नी जिंदा होती। राजा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे और उनकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी की मौत की वजह उस मासूम बच्ची को माना। उन्होंने अपनी बेटी का चेहरा तक नहीं देखा और उससे नफरत करने लगे। रानी की मृत्यु के बाद बच्ची की देखभाल का जिम्मा बूढ़ी राधा को सौंप दिया गया। राधा ने उस छोटी सी बच्ची का नाम काव्या रखा। बेटा, तुम रानी की मौत की वजह इस छोटी बच्ची को क्यों समझते हो? इसमें इस मासूम की क्या गलती है? जो होना था वह तो हो गया। शायद तुम्हारा और रानी का साथ बस यहीं तक था। तुम अपनी बेटी से इतनी नफरत क्यों करते हो? बेटा, हो सकता है इन सब के पीछे ईश्वर की कोई इच्छा हो। राधा माँ, इस मनहूस ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जब से यह पैदा हुई है मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। इसके पैदा होते ही मेरी पत्नी मर गई। यह कहकर राजा गुस्से में महल से बाहर चले गए। लोगों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आया। वह बस एक ही बात की रट लगाए हुए थे कि उनकी बेटी पैदा होते ही उनकी पत्नी को खा गई। वह मनहूस है। अपनी पत्नी की मृत्यु के गम में राजा अपने राज्य और व्यापार पर ध्यान नहीं दे पाए, जिससे धीरे धीरे उनका कारोबार घाटे में चलने लगा। राजा की ऐसी हालत देखकर राधा ने उनसे कहा, बेटा, तुम कब तक अपनी पत्नी के जाने के गम में डूबे रहोगे? तुम्हारा इतना बड़ा कारोबार धीरे धीरे घाटे में जा रहा है। ऐसे तो कुछ ही दिनों में तुम्हारा सारा कारोबार बंद हो जाएगा और तुम सड़क पर आ जाओगे। अगर कोई यह पता चला कि तुम टूट चुके हो तो वे तुम्हारे राज्य और कारोबार को तुरंत हड़प लेंगे। राधा माँ, मैं क्या करूं?
रानी की यादें मेरे दिल से नहीं जाती। उनका चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। मुझे हमेशा उनकी याद आती है। मैं उनके बिना कैसे जीऊं? राजा की राधा ने उन्हें दूसरी शादी करने की सलाह दी। राधा ने कहा कि अगर वह दूसरी शादी कर लेंगे तो रानी की यादों से बाहर आ पाएंगे और छोटी बच्ची को भी मां मिल जाएगी। राजा को राधा की बात सही लगी और उन्होंने दूसरी शादी करने का फैसला लिया। कुछ ही दिनों में राजा ने एक अच्छी और सुंदर लड़की, जिसका नाम रोहिणी था, से शादी कर ली। लेकिन राजा की दूसरी पत्नी रोहिणी छोटी काव्या को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। वह काव्या से बहुत नफरत करती थी। समय बाद रोहिणी ने भी एक बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म से राजा बहुत खुश थे। उन्होंने रोहिणी से कहा, मेरी यह बेटी तो बहुत भाग्यवान है। देखो, इसके जन्म लेने पर भी तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो। जब काव्या का जन्म हुआ था तो उसने अपनी मां को खा लिया था। मुझे तो उसे अपनी बेटी कहने में भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, यह तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है। काव्या बहुत ही अभागन है। वह लड़की बहुत ही मनहूस है। जहाँ भी जाती है सब काम बिगाड़ देती है। मैं अपनी बेटी को हमेशा काव्या की काली नजर से बचा कर रखूंगी। राजा और उनकी नई पत्नी ने काव्या को पूरी तरह से त्याग दिया। कई साल बीत गए और दोनों लड़कियां बड़ी हो गईं। काव्या बहुत समझदार और दिल की अच्छी थी। वह हमेशा अपनी सौतेली बहन के पुराने कपड़े पहनती थी और घर का सारा काम उसी के ऊपर छोड़ दिया जाता था, जबकि उसकी सौतेली बहन बहुत घमंडी थी। वह घर का कोई भी काम नहीं करती थी। वह हमेशा काव्या को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती थी। एक दिन राजा को अपने व्यापार में बहुत फायदा हुआ। वह बहुत खुश थे, लेकिन जैसे ही उनकी नजर काव्या पर पड़ी, वह गुस्से से आग बबूला हो गए और राधा से कहा, मेरे जीवन में जब भी थोड़ी खुशी आती है, यह मनहूस मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है। मैं इस मनहूस का चेहरा तक नहीं देखना चाहता। राधा माँ, उसे कह देना कि जब मैं आसपास रहूं तो वह अपने कमरे से बाहर न निकले। बेटा, जब तुम्हें काव्या को अपने सामने देखना ही नहीं है और तुम्हें उससे इतनी ही ज्यादा नफरत है, तो तुम उसकी शादी क्यों नहीं कर देते? उसके बाद वह अपने ससुराल चली जाएगी। तब न वह यहाँ रहेगी और न ही तुम्हें दिखेगी। राजा ने राधा जी के सुझाव के बारे में रोहिणी को बताया तो रोहिणी राजा को कहती है कि राधा माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमें उस मनहूस का विवाह कर देना चाहिए ताकि उससे हमारा पीछा छूटे। तुम ठीक कह रही हो। हमें जल्दी से जल्दी इसका विवाह कर देना चाहिए ताकि इसके फूटे कर्मों का साया हमारे घर से दूर हो जाए। लेकिन मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि हम जिसके घर में भी इस मनहूस की शादी करेंगे, यह उस घर में भी अपनी मनहूसियत फैला देगी और फिर उस घर के लोग हमारी तरह ही बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए हमें उसकी शादी ऐसे घर में करनी चाहिए जो बिल्कुल गरीब हो और जिस लड़के से इसकी शादी हो वह लड़का भी इसकी तरह ही मनहूस हो। अगर हमने इसकी शादी एक अच्छे घर में एक अच्छे लड़के से कर दी तो यह मनहूस उसे भी खा जाएगी। मैं नहीं चाहती कि किसी भले लड़के की जिंदगी खराब हो। यह जिस घर में भी विवाह करके जाएगी, पता नहीं यह किस किस को खा जाएगी और इसकी वजह से पता नहीं हमें इसके ससुराल वालों से क्या क्या सुनना पड़ेगा। तुम ठीक कह रही हो। मैं आज ही अपने आदमियों से कहकर इसके लिए कोई गरीब लड़का तलाश करवाता हूं। जैसे ही मुझे किसी लड़के का पता चलता है तो मैं तुरंत ही उसकी शादी उस लड़के से करवा दूंगा। मैं अपनी बेटी काव्या की शादी करवाना चाहता हूं। अगर तुम्हारी नजर में हो तो कोई लड़का पता करो। कोई भी अच्छे खानदान की जरूरत नहीं है।
न ही वह बड़ी संपत्ति वाला हो। अगर कोई लंगड़ा लूल्हा या गरीब भिखारी मिले तो उसे ही ले आओ। आदमी यह सुनकर हैरान हुए, लेकिन राजा के आदेश का पालन करते हुए उन्होंने एक ऐसे लड़के की तलाश शुरू कर दी। ये सब देखकर राजा की दूसरी पत्नी बहुत खुश होती है। वह तो यही चाहती थी कि उसकी सौतन की बेटी हमेशा दुखी रहे और उसे कभी कोई सुख न मिले। और इधर ये सब बातें सुनकर बूढ़ी राधा बहुत दुखी होती हैं, क्योंकि वह काव्या से बहुत प्रेम करती थी। उधर राजा के आदमी राजा के कहे अनुसार एक लड़के की तलाश कर रहे थे। बहुत खोजने के बाद उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो अपने जवान बेटे के साथ भीख मांग रहा था। बाप बेटे भीख मांगकर जब घर जाने लगे तो राजा के आदमी भी उनके पीछे चले गए। हम तुम्हारे भिखारी बेटे के लिए रिश्ता लेकर आए हैं, अपने मालिक की बेटी का। हमारे मालिक एक बहुत बड़े राजा हैं। हम उनकी बेटी काव्या का रिश्ता तुम्हारे बेटे के लिए लाए हैं। आप बड़े लोग हैं, आप हम जैसे गरीबों से रिश्ते क्यों जोड़ेंगे? लगता है आप हम गरीबों का मजाक उड़ाने आए हैं। अगर ऐसा है तो कृपया हमें परेशान मत कीजिए, क्योंकि हम वैसे ही अपनी गरीबी के कारण बहुत दुखी रहते हैं। बहुत समझाने के बाद भिखारी का परिवार राजी हो जाता है। अगले हफ्ते राजा अपनी बेटी काव्या की शादी बहुत ही साधारण तरीके से भिखारी के बेटे मदन से करवा देते हैं। इतनी धन संपत्ति होने के बावजूद भी राजा अपनी बेटी को दहेज में कुछ भी नहीं देते हैं। जब मदन की मां अपनी बहू को देखती है तो हैरान रह जाती है। वह सोचती हैं, अरे वाह, यह लड़की तो बहुत खूबसूरत है। मैंने तो सोचा था कि कोई लंगड़ी लूली होगी। यह तो बिल्कुल परियों की तरह है। पिताजी ने मुझसे अपनी नफरत कायम रखी और मेरा रिश्ता एक भिखारी से करवा दिया। मेरा पति और मेरे पति का पूरा परिवार तो भीख मांगकर गुजारा करता है। क्या मुझे भी इनके साथ भीख मांगनी पड़ेगी? नहीं, मैं भीख नहीं मांग सकती। हे भगवान, मेरी मदद करो। काव्या, जो अभी तक राजा के महल में रहती थी, अब उसे भिखारी के टूटे फूटे घर में रहना पड़ेगा, मगर वह इसे ईश्वर की मर्जी मानकर स्वीकार कर लेती है। काव्या जब भी घर में खाना बनाती है तो सबसे पहले अपने सास ससुर और पति को खिलाती, और जो खाना बच जाता वह खुद खा लेती, और अगर कभी खाना नहीं बचता तो पानी पीकर सो जाती। काव्या का पति मदन भिखारी जरूर था, मगर वह बहुत नेक दिल था और अपनी पत्नी काव्या से वह बहुत प्रेम करता था। उधर राजा की पत्नी रोहिणी राजा से कहती है, सुनिए जी, अब हमारी मनहूस बेटी इस घर से चली गई है। अब हमें अपनी छोटी लाडली प्यारी बेटी की शादी के बारे में सोचना चाहिए। उसके लिए ऐसा रिश्ता ढूंढिए कि लड़का राजकुमार से कम न हो और उसका ऐसा घर हो जहां मेरी बेटी आराम से रहे और दुनिया की सारी खुशियां उसे मिलें। तुम परेशान क्यों होती हो? मुझे सब ध्यान है। मैं अपनी राजकुमारी के लिए बिल्कुल ऐसा ही घर ढूंढ लूंगा। उसके बाद राजा अपनी छोटी बेटी के लिए रिश्ते की तलाश करना शुरू कर देते हैं। कुछ दिन तलाश करने के बाद उन्हें एक बहुत ही अमीर खानदान का पता चलता है और राजा अपनी छोटी बेटी की शादी उस अमीर खानदान के लड़के से करा देते हैं।
राजा अपनी छोटी बेटी को बहुत सारे गहने, रुपए, पैसे और कीमती आभूषण देते हैं। उधर राजा की बड़ी बेटी काव्या, जिसे वह मनहूस मानता था, गरीबी में अपना जीवन जैसे तैसे बिता रही थी। वह कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करती थी। भिखारी का परिवार ऐसी सीधी सादी बहू को पाकर बहुत खुश था। एक दिन काव्या अपने पति मदन से कहती है, सुनिए जी, आप दोनों बाप बेटे कब तक भीख मांगकर अपना गुजारा करते रहिएगा? मुझे आपका भीख मांगना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आप तो अभी नौजवान हैं, तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। काव्या के कहने पर मदन काम की तलाश में निकल जाता है। एक दिन जब वह काम की तलाश में था, तो उसके पास एक बूढ़ी औरत आई जो कई दिनों से भूखी थी। मदन ने उसे सारे फल बिना पैसे के दे दिए। इसके बदले बूढ़ी औरत ने उसे एक छोटी सी पोटली दी और आशीर्वाद देकर चली गई। जब मदन घर आया तो उसने काव्या को वह पोटली दी। काव्या ने पोटली खोली तो देखा कि उसमें चावल के दानों की जगह चमकते हुए हीरे थे। हीरों को देखकर दोनों पति पत्नी हैरान रह जाते हैं। मदन ने उन हीरों को बाजार में ले जाकर बेचा और उन पैसों से व्यापार शुरू कर दिया। देखते ही देखते उन लोगों के दिन बदल जाते हैं। अब वे लोग गरीब भिखारी नहीं, बल्कि बहुत अमीर बन चुके थे। उनकी गिनती नगर के सभी अमीर व्यापारियों में होने लगी थी। काव्या के राजा पिता अब बहुत गरीब हो चुके थे। उनके सभी व्यापार बंद हो चुके थे। एक दिन काव्या ने अपने घर पर बहुत बड़ी पूजा रखी थी। उसमें वह अपने माता पिता और सौतेली बहन को भी बुलाती है। जब राजा और उनकी पत्नी को पता चला कि उनकी मनहूस बेटी ने इतनी बड़ी पूजा रखी है, तो राजा की दूसरी पत्नी ने कहा, अजी, वे लोग तो बहुत बड़े दरिद्र भिखारी थे, तो उन्होंने इतनी बड़ी पूजा कैसे रखी? हमें वहां चलकर देखना चाहिए कि आखिर बात क्या है। फिर राजा और उनकी पत्नी काव्या के घर जाते हैं और काव्या की सौतेली बहन भी अपने पति के साथ काव्या के घर आती है। सब भिखारियों के घर को देखकर हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि जो लोग कल तक अपना गुजारा भीख मांगकर करते थे, आज वह इतने ज्यादा अमीर कैसे हो गए। सभी रिश्तेदारों के सामने काव्या की सास काव्या से कहती है, बेटी, वैसे तो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम मनहूस रख दिया था, मगर तू तो मेरे घर की लक्ष्मी है। जब से तू मेरे घर में आई है, मेरा घर खुशियों से भर गया है। काव्या की सास की बातों को सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह पछतावे में डूब जाते हैं। वह सोचते हैं, अपनी जिस बेटी को मैं मनहूस समझता रहा, असल में यह तो घर की लक्ष्मी है। इसने अपने ससुराल में आते ही इन भिखारियों की किस्मत बदल दी। जब से मैंने काव्या को अपने घर से विदा किया है, तब से मैं कंगाल हो गया हूं। पिताजी, आप क्यों रो रहे हैं? काव्या, मुझे माफ कर दे। मैंने हमेशा तुझे मनहूस समझा। मैंने कभी भी तुझसे अच्छे से बात तक नहीं की। हमेशा तुम्हें कोसता रहा। मैं कभी एक अच्छा पिता नहीं बन पाया। पिताजी, आपने कोई पाप नहीं किया। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। अब आप और रोहिणी माँ हमारे साथ ही रहिए। अब काव्या की सौतेली माँ रोहिणी को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह जिस बेटी को मनहूस समझती थी, वह तो असल में बहुत ही किस्मत वाली थी, जिसने अपनी मेहनत और होशियारी से
अपने ससुराल वालों के दिन बदल दिए। काव्या की सौतेली माँ भी काव्या से माफी मांगने लगती हैं। अब काव्या को भी अपने परिवार से कोई शिकायत नहीं थी। उसके बाद सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहने लगे। किशनपुर नाम के छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुधा और एक बेटी थी। गोपाल स्वभाव से बहुत अच्छा था, पर गरीब था। उसकी थोड़ी बहुत जमीन थी, उसी पर उसका घर चलता था। पर अब जमीन बंजर हो रही थी, फसल न के बराबर होती थी, जिससे घर चलाना मुश्किल हो गया था। गोपाल बहुत परेशान था। सुधा, हमारी जमीन तो अब बिल्कुल सूख रही है। फसल इतनी भी नहीं होती कि हम 2 वक्त की रोटी खा सकें। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अजी, आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? मुझे लगता है हमें फसल बदल देनी चाहिए। शायद हमारे खेत में धान अच्छी नहीं होती। क्यों ना आप कोई दूसरी फसल उगाकर देखें? तुम ठीक कह रही हो सुधा, पर फिर से बुआई करने में बहुत पैसा लगेगा। हमारे पास जो भी था वो सब तो खत्म हो गया। अब पैसा कहां से लाएं? अगर आप मेरी माने तो क्यों ना आप लालाजी से कुछ पैसे उधार ले लें? सुधा, इतना बड़ा जोखिम लेना ठीक होगा? अगर नई फसल भी खराब हो गई तो हम लालाजी का पैसा कैसे लौटाएंगे? हम पहले से ही कर्ज में हैं और गहरे डूब जाएंगे। पर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमें अपनी किस्मत आजमानी ही पड़ेगी। ठीक है सुधा, मैं आज ही लालाजी के पास जाता हूं। गोपाल लालाजी से कर्ज लेता है और फिर से बुआई शुरू कर देता है, पर इस बार भी किस्मत उसका साथ नहीं देती। सुधा, जिस बात का डर था वही हुआ। इस मनहूस जमीन में फिर कुछ नहीं हुआ। मैं पूरी तरह से हार चुका हूं। अब क्या करूं? अरे, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हिम्मत मत हारिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। सुधा, मैं हिम्मत नहीं हार रहा, पर अब मुझ में और ताकत नहीं बची। मैं अंदर से टूट चुका हूं। इतना कहकर गोपाल घर से बाहर चला जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसका चचेरा भाई विक्रम वहां आता है। क्या हुआ भाई, बहुत परेशान लग रहे हो? कोई बात है? बात ही कुछ ऐसी है विक्रम। मेरी जमीन अब मेरा साथ नहीं दे रही। पहले ही बहुत कर्ज था, इस बार लालाजी से भी उधार लिया था, वो भी नहीं चुका पाऊंगा। फसल फिर से बर्बाद हो गई। गोपाल, मेरी मानो तो तुम खेती छोड़ ही दो। इतने सालों से कर रहे हो, मिला क्या? हर साल कर्ज लेते हो और दलदल में फंसते जा रहे हो। तुम्हारी सारी मुश्किलों की जड़ तुम्हारा यही खेत है। खेती करना बंद कर दो और कोई व्यापार शुरू करो। तुम देखोगे, व्यापार में तुम बहुत अच्छा कमाओगे और मेहनत भी कम लगेगी। हर दिन पैसे आएंगे जिससे तुम घर भी चला पाओगे और धीरे धीरे कर्ज भी चुका दोगे। विक्रम की बातें सुनकर गोपाल सोच में पड़ जाता है। हाँ विक्रम, शायद तुम ठीक कह रहे हो। मुझे खेती छोड़ देनी चाहिए। यह फैसला मुझे बहुत पहले ले लेना था। अगर मैंने कोई छोटा मोटा व्यापार शुरू कर दिया होता तो आज मुझ पर इतना कर्ज नहीं होता। यह जमीन मेरे लिए मनहूस है, पर मैं क्या करूं? मुझे तो कोई व्यापार करना आता ही नहीं। मेरी मानो तो तुम एक गाय खरीद लो। तुम दूध का व्यापार कर सकते हो। अगर तुम कहो तो मैं अपने एक पहचान के आदमी से तुम्हें गाय के लिए पैसे दिलवा देता हूं। ठीक है विक्रम, जैसा तुम कहो। अब मैं दूध का ही व्यापार करूंगा।
विक्रम अपने जान पहचान के एक आदमी लालाजी से पैसे दिलवाकर गोपाल को एक गाय दिलवा देता है। गोपाल का दूध का व्यापार अच्छे से चलने लगता है। सुधा, हमें दूध का व्यापार बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। हम बेवजह उस खेत के पीछे पड़े रहे और वो मनहूस खेत हमें और नीचे गिराता रहा। हम कर्ज में डूबते गए। देखो, आज हमें दूध से कितने अच्छे पैसे मिल रहे हैं। सब कुछ ठीक चल रहा है। जल्द ही हम सारा कर्ज चुका देंगे। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। हमारी बेटी भी अब बड़ी हो रही है, उसके लिए भी कुछ पैसे बच जाएंगे। उसकी शादी के लिए भी तो बचत करनी है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। सब ठीक चल रहा होता है, पर अचानक एक जहरीला पौधा खाने से गाय मर जाती है। गोपाल का व्यापार बंद हो जाता है। वह बहुत परेशान हो जाता है। तभी लालाजी आते हैं। गोपाल, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैं अपने पैसे लेने आया हूँ। मुझे पता चला है कि तुम्हारा दूध का धंधा बहुत अच्छा चला है। तुम मेरे पैसे क्यों नहीं लौटा रहे हो? मुझे आज ही पैसे चाहिए। लाला जी, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। कल ही मेरी गाय मर गई। मेरे पास न पैसे हैं और न ही गाय। मैं आपको कुछ नहीं दे पाऊंगा। मैं कुछ नहीं जानता। मुझे पैसे चाहिए, मतलब चाहिए। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तू एक नंबर का मनहूस आदमी है। तेरी मनहूसियत की वजह से ही तेरे खेत में कुछ नहीं उगता और अब तेरी वजह से तेरी गाय भी मर गई। अगर कल शाम तक तूने मुझे पैसे नहीं लौटाए तो मैं गांव के मुखिया को लेकर आऊंगा और तुझे घर से बाहर निकलवा दूंगा। याद रखना, कल शाम तक मुझे मेरे पैसे चाहिए। गोपाल बहुत परेशान हो जाता है। वह गुस्से में खेत की तरफ जाता है। यह जमीन मेरे लिए मनहूस है। आज मेरी जो भी हालत है, सब इसकी वजह से है। मैंने इस पर बहुत मेहनत की, पर इसने कभी मुझे मेरी मेहनत का फल नहीं दिया। आज मैं इस मनहूस खेत को बेचकर सारा कर्ज चुका दूंगा। जो पैसे बचेंगे, उनसे कोई नया व्यापार शुरू करूंगा। गोपाल लालाजी के पास जाता है। लाला जी, मैं आपके पैसे नहीं चुका पाऊंगा, इसलिए मैं अपना खेत बेच रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप ही मेरा खेत ले लें और उसमें से अपने पैसे काट लें। बाकी के पैसे आप मुझे दे दीजिए। लालाजी मन ही मन एक योजना बनाता है। यह तो अपनी मजबूरी में खेत बेच रहा है। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मैं इसका खेत बहुत सस्ते में खरीद लेता हूं। यह सबसे बढ़िया सौदा है। तेरे जैसा मनहूस आदमी और उसका खेत लेकर मैं अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करूं? तेरे साथ साथ मनहूसियत मेरे घर भी आ जाएगी। मैं तुम्हारा खेत नहीं खरीदूंगा। क्या इस गांव का कोई भी आदमी तेरा खेत नहीं खरीदेगा? सेठ जी, ऐसा मत कहिए। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर यह खेत नहीं बिका तो मैं आपके पैसे कभी नहीं लौटा पाऊंगा। अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको यह खेत लेना ही होगा। ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो मैं यह खेत खरीदने के लिए तैयार हूं, पर मैं तुम्हें इसके बदले में सिर्फ 1000 सोने के सिक्के ही दूंगा। इससे ज्यादा उस खेत की कोई कीमत नहीं है। सेठ जी, इतने कम सिक्के? उस खेत की कीमत कम से कम 4000 सोने के सिक्के हैं। आप कम से कम 3000 तो दीजिए। क्या कहा? एक तो मैं तुम पर एहसान कर रहा हूं
और ऊपर से तुम 3000 सिक्के मांग रहे हो? बिल्कुल नहीं। मैं उस खेत को अच्छी तरह जानता हूं। उसने तुम्हें आज तक कुछ नहीं दिया। मुझे क्या देगा? लेना है तो लो, नहीं तो निकलो यहाँ से। गोपाल बहुत सोचने के बाद मान जाता है। लाला जी उसे 1000 सिक्के देकर खेत खरीद लेते हैं। गोपाल घर आकर सुधा को सारी बात बताता है। ये आपने क्या कर दिया? आपको इतनी जल्दबाजी में इतना बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए था। वह जमीन तो हमें पुरखों से मिली थी और उस लालाजी ने आपकी मजबूरी का फायदा उठाया है। उस खेत की कीमत कम से कम 4000 सिक्के थी और उन्होंने आपको सिर्फ 1000 दिए हैं। आपने सही नहीं किया। उस मनहूस खेत ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसके चक्कर में मैं इतना कर्ज में आ गया कि मेरा जीना मुश्किल हो गया था। मैंने सोचा कि सारी मुसीबत की जड़ यही खेत है, तो इसे ही बेच दिया। मैं जानती हूँ हम मुश्किल में थे, पर खेत बेचना हल नहीं था। अब हमारे पास उसके सिवा कुछ नहीं है और उस लालाजी ने आपका फायदा उठाया है। ये सौदा बहुत घाटे का है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता सुधा। लगता है हमारी किस्मत ही खराब है। मैं जो भी करता हूँ नुकसान ही होता है। गोपाल और सुधा बहुत निराश हो जाते हैं। गोपाल घर से बाहर निकल जाता है। रास्ते में गोपाल को उसका दोस्त रोहन मिलता है। अरे गोपाल, पहचाना? मैं रोहन। कितने दिनों बाद मिल रहा हूँ। कैसे हो भाई? अरे रोहन, क्या बताऊं यार। एक मुसीबत से बाहर निकलता हूं तो दूसरी में फंस जाता हूं। अब तो जीने का कोई मकसद ही नहीं लगता। ऐसा लग रहा है कि कहीं जाकर अपनी जान दे दूं। मैंने अपना खेत भी बेच दिया, वो भी सिर्फ 1000 सिक्कों में। क्या? इतना सब कैसे हो गया? गोपाल रोहन को सारी बात बताता है। गोपाल, तुमने सही नहीं किया और उस लालाजी ने तुम्हारा फायदा उठाया है। पर फिक्र मत करो, मेरे पास एक तरकीब है। मैं तुम्हारा खेत तुम्हें वापस दिलवा सकता हूं। क्या सच में ऐसा हो सकता है? पर लालाजी अब मुझे खेत क्यों लौटाएंगे? जरूर लौट आएंगे। मेरे पास एक योजना है, बस तुम जैसा मैं कहूं वैसा करो। लालाजी खुद तुम्हारे घर आकर कहेंगे कि अपना खेत वापस ले लो और तब तुम उन्हें सिर्फ 200 सिक्के देना। यह कैसे हो सकता है? मैंने उन्हें 1000 सिक्के दिए थे, वो 200 में कैसे देंगे? वह सब तुम मुझ पर छोड़ दो, बस जैसा मैं कहूं वैसा करो। वह खुद तुम्हारे घर आएंगे और तुमसे खेत वापस लेने के लिए कहेंगे। तब तुम उनसे सिर्फ 200 सिक्कों की बात करना। ठीक है। वैसे तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर भी तुम जैसा कहते हो मैं वैसा ही करूंगा। रोहन लालाजी के पास जाता है। नमस्ते भाई जी, मैं पड़ोसी गांव से आया हूं। मेरा नाम रोहन सिंह है। मैंने सुना है आपके पास बहुत जमीन है। दरअसल हर साल मैं एक शुभ मुहूर्त पर कुछ जमीन जरूर खरीदता हूं। अगर आप मुझे अपनी कोई जमीन बेचना चाहें तो मैं उसकी अच्छी कीमत देने को तैयार हूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास बहुत जमीन है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, आपको जरूर पसंद आएगी। लालाजी रोहन को अपनी जमीन दिखाने ले जाते हैं। वे उस जमीन के पास जाते हैं जो उन्होंने गोपाल से नहीं बल्कि किसी और से खरीदी थी। जमीन देखकर रोहन मन ही मन सोचता है, यह तो गोपाल का खेत नहीं है। लालाजी इसे बेचना चाहते हैं, पर मुझे तो गोपाल का खेत देखना है।
रोहन सोचता है कि किस तरह से गोपाल को उसका खेत दिलाया जाए और फिर लालाजी से कहता है, भाई जी, यह जमीन तो वाकई बहुत अच्छी है। इसे तो मैं जरूर खरीदूंगा, क्योंकि यह जमीन सिर्फ भाग्यशाली लोगों के पास ही रहती है। मैं देख सकता हूं कि इस जमीन की दिशा बहुत उत्तम है। जिस किसी के भी पास यह जमीन होगी, उसकी जिंदगी में किसी बात की कमी नहीं होगी। वह जो चाहेगा वो पाएगा। भविष्य में उसे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। जिसके पास भी यह जमीन रहेगी, उसकी पीढ़ियां भी आराम से बैठकर खा सकती हैं। लालाजी सोच में पड़ जाते हैं। रोहन सिंह, आपको इस जमीन के बारे में इतना सब कैसे पता? भाई जी, मुझे ज्योतिष विद्या का बहुत ज्ञान है। मैंने 5 साल तक एक बड़े महात्मा से यह विद्या सीखी है। मैं देखकर पहचान जाता हूं। मैं इस जमीन का भूत, भविष्य और वर्तमान सब देख सकता हूं। आप साहूकार हैं। यह सब आपको इसी जमीन की वजह से मिला है। मैं ऐसी जमीन का सौदा बिल्कुल नहीं घुमवाना चाहता। आप इसकी कीमत बताइए, मैं मुंह मांगी कीमत दूंगा। यह सब सुनकर लालाजी सोच में पड़ जाते हैं। नहीं नहीं, मैं इसे अपनी जमीन नहीं दे सकता। यह सच कह रहे हैं। यह जमीन मेरे लिए बहुत भाग्यशाली है। अगर यह मुझसे छिन गई तो पता नहीं क्या होगा। मैं किसी भी हाल में यह जमीन नहीं दूंगा। रोहन सिंह, माफ करना, मैंने गलती से आपको यह जमीन दिखा दी। मैं आपको दूसरी जमीन दिखाने आया था। चलिए मेरे साथ, मैं आपको दूसरी जमीन दिखाता हूं। नहीं भाई जी, मुझे कोई दूसरी जमीन नहीं देखनी। मुझे तो यही जमीन खरीदनी है। आप बस कीमत बोलिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। नहीं नहीं रोहन सिंह, मुझे यह जमीन बेचनी ही नहीं है। वह तो मैंने गलती से आपको दिखा दी थी। यह जमीन मेरी है और मैं इसे किसी भी हाल में किसी को नहीं बेचूंगा। फिर लालाजी रोहन को उस जमीन के पास ले जाते हैं जो उन्होंने गोपाल से खरीदी थी। यह देखिए, यह जमीन मैंने कुछ दिन पहले ही खरीदी है। यह भी बहुत अच्छी है। आप इसे खरीद सकते हैं, पर मुझे इसके बदले में 5,000 सोने के सिक्के चाहिए। क्या आप इस जमीन की बात कर रहे हैं? यह जमीन मैं बिल्कुल नहीं खरीदूंगा। ये मेरे किसी काम की नहीं है। आप 5,000 सिक्के की बात कर रहे हैं। मैं तो इसे मुफ्त में भी न खरीदूं। आप यह क्या कह रहे हैं? इस जमीन में ऐसा क्या है कि आप इसे मुफ्त में भी नहीं लेना चाहते? मुझे ये जमीन नहीं खरीदनी, बस। ये जमीन नहीं, मनहूसियत है। मैं तो इस सोच में हूं कि आप अब तक ठीक कैसे हैं, क्योंकि यह जमीन जिसके भी पास होगी वह बर्बाद हो जाएगा। इस जमीन का पिछला समय बहुत भयानक रहा है। यह जिसके भी पास जाएगी उसे बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जहां तक मुझे पता है, यह जमीन जिसके पास थी उसने इसी वजह से आपको बेची है, और अब यह आपकी बर्बादी करने के लिए आपके पास आई है। लालाजी यह सुनकर बहुत डर जाते हैं। तुम सच कह रहे हो। यह जमीन मुझे गोपाल ने बेची है, और जहां तक मुझे पता है, इस जमीन ने उसे कभी कुछ नहीं दिया। जब से यह उसके पास थी, उसका हमेशा नुकसान ही हुआ। उसकी हालत तो मैं अच्छी तरह जानता हूं। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। शायद ये जमीन ही इस सब के लिए जिम्मेदार है। इसका मतलब मेरी हालत भी गोपाल जैसी हो जाएगी। नहीं नहीं, मुझे यह जमीन अपने पास नहीं रखनी चाहिए।
मैं इसे कल ही बेच दूंगा। तुम्हें यह जमीन उसी आदमी को बेचनी होगी जिससे तुमने ली है। अगर तुम किसी और को बेचोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा। अगर तुम उस गोपाल को ही यह जमीन बेच दोगे तो तुम्हारा आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। तुम्हारे ऊपर की सारी मुसीबतें गोपाल के ऊपर चली जाएंगी। आप सही कह रहे हैं रोहन सिंह। मैं कल ही गोपाल के पास जाता हूँ और यह जमीन उसे वापस बेच देता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनिए। चाहे सौदा घाटे का ही क्यों ना हो, पर इस जमीन से कल ही पीछा छुड़ा लीजिए। अगर एक दिन भी यह जमीन तुम्हारे पास रही तो तुम्हें बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। कल ही इस जमीन का सौदा करो और यह जमीन गोपाल को दे दो। चाहे वह तुम्हें इसके कितने भी सिक्के क्यों न दे, तुम्हें यह जमीन उसे किसी भी हाल में बेचनी ही होगी। रोहन की बातें सुनकर लालाजी बहुत डर जाते हैं। अगले ही दिन लालाजी गोपाल के घर जाते हैं। गोपाल, मुझे तुम्हारी वह जमीन नहीं चाहिए। मैं उसे बेचना चाहता हूँ। मुझे मेरे सोने के सिक्के वापस दो और अपनी जमीन ले लो। सेठ जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने वह जमीन आपको बेच दी है और उसके बदले में आपने मुझे सोने के सिक्के भी दे दिए थे। वे सिक्के तो खर्च हो गए हैं। मेरे पास सिर्फ 200 सोने के सिक्के ही बचे हैं। अगर आप जमीन मुझे फिर से बेचना चाहते हैं तो मैं आपको केवल 200 सिक्के ही दे सकता हूं। सिर्फ 200 सिक्के? नहीं नहीं, मैंने तुम्हें पूरे 1000 सिक्के दिए थे। तुम मुझे वापस करो और अपनी जमीन ले लो। सेठ जी, मैंने कहा ना, वे सारे सिक्के खर्च हो चुके हैं। मैं आपको केवल 200 सोने के सिक्के ही दे सकता हूं। लालाजी सोचते हैं, क्या करूं? इसके पास तो सिर्फ 200 सिक्के हैं। मैंने इसे 1000 दिए थे। यह सौदा तो बहुत घाटे का होगा, पर मैं वह जमीन अपने पास नहीं रख सकता। रोहन सिंह ने कहा था कि अगर वह जमीन मेरे पास रही तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा। नहीं, मैं उस जमीन को अपने पास नहीं रख सकता। मुझे आज ही गोपाल को वह जमीन बेचनी होगी। 200 सिक्कों में ही सही। बर्बाद होने से अच्छा है थोड़ा घाटा सहन कर लूं। ठीक है, तुम मुझे 200 सोने के सिक्के दे दो और अपना खेत वापस ले लो। गोपाल यह सुनकर बहुत खुश हो जाता है। उसे 200 सोने के सिक्के में अपना खेत वापस मिल जाता है। फिर जब रोहन गोपाल से मिलने आता है तो गोपाल रोहन से कहता है, सच में रोहन, तुमने कमाल कर दिया। तुमने सिर्फ 200 सिक्कों में मुझे मेरा खेत वापस दिलवा दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं हो। अगर तुम नहीं आते तो मैं अपना खेत खो ही देता। फिर गोपाल खेत में और मेहनत करने लगता है और उसी दिन उसे खेत में काम करते करते एक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मिलता है। उसे देखकर गोपाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह बहुत खुश हो जाता है और फौरन घर जाकर सुधा को सारी बात बताता है। सुधा भी यह देखकर बहुत खुश हो जाती है। मैं बहुत गलत था सुधा। मैंने जाने इस खेत को क्या क्या कहा होगा। मैं तो इस खेत को मनहूस कहता था। आज इस खेत ने ही मेरी जिंदगी बदल दी। आज मुझे इस खेत में इतना धन मिला है जितना धन हमारे पूरे गांव में किसी के पास नहीं है। भला हो मेरे दोस्त रोहन का, जिसने यह खेत मुझे वापस दिलवा दिया। नहीं तो यह धन
लालाजी को मिल जाता और तब मुझे बहुत पछतावा होता। अब मैं समझ गया हूं कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला सही नहीं होता। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो कहानी को लाइक करें, और अगर आप इसी तरह की और कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा जरूर दबाएं।